नमस्कार बच्चों। तो हमने सीए फाइनल पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की आरटीपी नवंबर 2021 इससे संबंधित केस सिनारियो और इंडिपेंडेंट एमसीक्यू के ऊपर बात करी थी। आज हम इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉस है उसके ऊपर जो हमें डिस्क्रिप्टिव या कह लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले सेबी रेगुलेशंस के ऊपर हमें आरटीपी में ये क्वेश्चन नजर आता है कि आप पब्लिक कंपनी हैं, जनवरी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुए हैं और आप अपना पहला आईपीओ मई 2020 में लेके आए हैं और कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हुए हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्योंकि आईपीओ सक्सेस हो गया और अलॉटमेंट हो चुकी है इक्विटी शेयर्स की। चेयरमैन जो है बोर्ड के वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो चेयरमैन साहब हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमारे 13 डायरेक्टर है जिसमें से एक महिला डायरेक्टर भी है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि एडवाइस कीजिए कि लिस्टिंग होने के बाद टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि 13 हैं जिनमें से एक महिला भी है कि कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। इसके ऊपर हम सभी रेगुलेशन नंबर 17 पढ़ते हैं लिस्टेड एंटिटी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब जहां तक सवाल है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो कम से कम 50% होने चाहिए और एक महिला डायरेक्टर भी हमें चाहिए। जहां तक बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो वो कहानी है चेयरपर्सन के ऊपर। अगर चेयरपर्सन साहब नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो कम से कम हमें 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लेकिन अगर जो चेयरपर्सन साहब हैं वो मतलब रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अगर ना हो तो देखिए हमें कम से कम आधे जो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। तो हमें यहां पे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछा गया है अगर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स डू नॉट हैव नहीं है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बताइए इंडिपेंडेंट कितने होंगे। तो आंसर बन जाता है 50%, वरना कितना था 1/3। हमें 13 बता रखे हैं तो 13 का देखिए अगर हम 1/3 करते हैं तो 4.33 आ गया। स्वाभाविक हम कहेंगे भैया 5 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नहीं तो आधा चाहिए। तो 13 का जब हम आधा करेंगे 6.5 हुआ तो स्वाभाविक है हमें कितने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 7 चाहिए। महिला डायरेक्टर पहले से ही एक है तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न हमें आईबीसी पे है। तो उस पे कहता है कि भाई आप एक पब्लिक कंपनी है और डायमंड में इन्वॉल्व है, आप ऑलरेडी सीआईआरपी में चल रहे हैं। तो सीआईआरपी स्वाभाविक है हम पार्ट 2 ऑफ आईबीसी कोड में पढ़ते हैं। तो सीआईआरपी इनिशिएट होती है 1 जनवरी 2020 को। मिस्टर शुभ जो है वो उसके आईआरपी हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं, जो कि बाद में आरपी कन्वर्ट हो गए। स्वाभाविक है सीओसी ने उसे अप्रूव कर दिया सीओसी की मीटिंग में। मिस्टर शुभ है जो है काफी मेहनत से काम कर रहे हैं और वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव ऑब्वियसली जो करवाना है सीओसी से उसके ऊपर भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स 31 मई 2020 को उन्हें रियलाइज ये होता है कि डेट ही इज अनेबल टू डिसाइड एज टू विच रेजोल्यूशन प्लान कैन बी टेकन टू द सीओसी फॉर अप्रूवल एंड ऑल्सो दैट ही विल नीड अनदर 3 months टू गेट अ प्लान अप्रूव्ड। तो यहाँ टाइम एक्सटेंशन की भी बात हो रही है। सीआईआरपी आपका स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी, जो हम जानते हैं सेक्शन 12 में 180 दिन लेकिन 90 दिन का एक्सटेंशन और 330 वाला पॉइंट। नाउ तो यू आर हिज पार्टनर कह लीजिए, वो आईपी एंटिटी में आप उसके पार्टनर हैं। तो पूछा गया है बताइए कि प्लान से संबंधित क्या फैक्टर्स उन्हें कंसीडर करने चाहिए, देन क्या वो एक्सटेंशन ले सकते हैं नहीं। तो देखिए रेजोल्यूशन प्लान ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेक्शन 29 में तैयार किया जाता है। तो सेक्शन 30 नेचुरल है हमारा रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर बात करता है कि रेजोल्यूशन जो प्लान है ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या करना होता है, एग्जामिन करना होता है। तो हमसे ये पूछा गया क्या क्या वो फैक्टर्स कंसीडर करें कि बिफोर टेकिंग इट टू द सीओसी फॉर द अप्रूवल। तो आपको 5 पॉइंट यहां ध्यान रखने पड़ते हैं। एक ये है प्लान में ये देखना होता आईआरपी कॉस्ट, जिसके आप डेफिनेशन पढ़ते हैं 5 सबसेक्शन 13 के अंदर, जिसके अंदर हम कहते हैं कि भैया इंटरिम फाइनेंस का खर्चा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस और सीआईआरपी में गोइंग कंसर्न पे जो खर्चा लग रहा है रनिंग बिजनेस खर्चा बोलेंगे, कोई गवर्नमेंट का या जो अभी भी ने कुछ बताया हो सीआईआरपी से रिलेटेड वो सारा खर्चा लेंगे। तो आपको ये देखना होता है कि ये सारी कॉस्ट प्लान में जरूर रहे, इसको प्रायोरिटी में देना होता है।
बिकॉज आप सेक्शन 53 में भी देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपने ये कॉस्ट मीट करनी होती है, तो प्लान में इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 2, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो आप पढ़ के आते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 20 के अंदर कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर को पैसा मिले, क्योंकि सीओसी में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर बैठे हैं, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो पैसा मिले वो कम से कम क्या मिलना चाहिए, कहता कम से कम शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ, इससे कम ना हो। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो जैसे हम 53 में पढ़ते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, तो जितना वो पैसा मिलना उससे कम ना हो, या यूं कह लीजिए कि अगर हम प्लान के हिसाब से चलते तो जो उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलना है तो जो सेक्शन 53 में मिलना है उससे कम नहीं होना चाहिए। मींस 53 के मुताबिक चाहे वो लिक्विडेशन में जाए या यहाँ पे नॉर्मल सीआईआरपी की बात करें तो प्लान में कम से कम उनको उतना पैसा मिले। देन आपने देखना होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अफेयर्स कॉर्पोरेट डायरेक्टर के वो प्लान की बात कैसे की जाएगी, इस प्लान का इंप्लीमेंटेशन सुपरवाइजेशन कैसे होगा, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं है किसी कानून का, या अभी भी मींस बोर्ड की किसी जो भी पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से उसका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न था एक्सटेंशन का, तो हम जानते हैं 180 दिन का टाइम पीरियड होता है, 90 दिन का देखिए हमें एक्सटेंशन मिल सकता है, और इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही देता है, किसको देता है, ए को देता है, लेकिन इसके लिए सीओसी की मीटिंग बुला के उनका एक रेजोल्यूशन पास करवाते उनकी वोटिंग शेयर 66% से हम ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो समय है वो 330 दिन हो सकता है अगर कोई लिटिगेशन वगैरह पेंडिंग चल रहा हो तो उसको मिलाते हुए। तो इसलिए 90 दिन का एक्सटेंशन हम कहेंगे, और ये एक्सटेंशन मोर एक बार से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। तो अगर 40 दिन का मिला तो वो 40 का ही रहेगा, क्योंकि एक ही बार एक्सटेंशन मिल सकता है। अगला प्रश्न मनी लॉन्ड्रिंग से पूछा गया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में कहता है कि ये सुदीप जी जो हैं जयपुर में है, तहसीलदार बने हैं जयपुर के आसपास जो भी हैं, तो अपने 1 साल के भीतर ही भीतर इन्होंने एक बनाया जयपुर में बढ़िया सा मकान अपनी बीवी के नाम पे खरीद लिया है, और ऑस्टेंसिबली मतलब ये दिखाने की कोशिश ये करें कि वो बीवी की बिजनेस इनकम है। 90% मकान के ऊपर लोन भी लिया गया है और वो उस मकान के गारंटर हैं लोन के लिए। और बैंक ने कुछ ऐसा नहीं देखा कि अगर वाइफ के नाम पे लिया गया है, बिजनेस कर रही है, तो उनकी क्या बिजनेस एक्टिविटी है, ना एड्रेस पूछा उनका बिजनेस का, ना ही आईटीआर पूछी, कब से काम करें, कुछ नहीं ध्यान दिया, बस उन्होंने गारंटर देखा, तहसीलदार साहब ने लोन दे दिया। लोन लेने के बाद वो बड़े प्यार से पैसा जमा करवाते रहे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 साल के भीतर ही उन्होंने सारा लोन रिपे कर दिया। अब इतनी कमाई कहां से हुई? तो होता क्या है, एक एम्प्लॉय उनके ऑफिस में कंप्लेंट करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कि भाई साहब ये ब्राइब लेते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? तो हम सेक्शन 3 के अंदर पढ़ के यही आते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आप कोशिश कर रहे हैं, नोइंगली आप जानते हैं या नोइंगली आप पार्टी हैं, या आप एक्चुअली इन्वॉल्व हैं इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम 2(1)(u) के अंदर पढ़ के आते हैं, अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है कि किसी भी तरह से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो बताई गई है शेड्यूल ऑफेंस के अंदर, तो अगर उसके हिसाब से आपने कोई प्रॉपर्टी ऑब्टेन करी है चाहे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, तो शेड्यूल ऑफेंस हम पढ़ते हैं 2(1)(y) के अंदर, जहां हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। तो जहां पार्ट ए के अंदर हम 29 पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, उनमें पैराग्राफ नंबर 8 पार्ट ए का डील करता है किसके ऊपर, ऑफेंसेस हैं जो आपने किए हैं करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। तो भाई साहब ऑब्वियसली आपके ऊपर ये एलिगेशन है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक, प्रोसीड ऑफ क्राइम के मुताबिक, शेड्यूल ऑफेंस के मुताबिक आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई होगी। तो ये एक फिट केस है कि आप ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं अपने व्हाइट में, तो ये कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान देने वाली बात ये थी इस प्रश्न में, देखिए अब इतने पैराग्राफ हैं, तो कम से कम जो आरटीपी या पास्ट क्वेश्चन में जिन पैराग्राफ के ऊपर पूछा गया वो पैराग्राफ नंबर अगर आप याद करेंगे, इट विल बी इन योर इंटरेस्ट। Thereafter, क्वेश्चन ऑन FCRA एक्ट। आप अमोल एक ओपन यूनिवर्सिटी है लैंग्वेजेस की, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट एक्ट है, तो ये प्रोवाइड करती है डिग्री डिप्लोमा वगैरह स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा काफी फॉरेन लैंग्वेजेस में कह लीजिए सिखाने का काम करती है। तो कहता है सेवरल फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटेंड टू ऑफर, आपको डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं ताकि उनकी लैंग्वेज क्या हो, डेवलप हो। भूपेंद्र जो है रजिस्ट्रार है, द रजिस्ट्रार अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, और इन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है ताकि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से ले सकें। और
अब भूपेंद्र जो है वो फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द यूनिवर्सिटी कैंपस। एडवाइज मिस्टर भूपेंद्र वेदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर लैंग्वेज, आपको ये बाहर से पैसा मिला है लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए, क्या आप बिल्डिंग में ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो एफसीआर एक्ट में हम सेक्शन 8 में पढ़ते हैं, अगर आप एक रजिस्टर्ड है, आपने प्रायर परमिशन वगैरह ले ली है कि ये पैसे वगैरह लेने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ध्यान ये रखना होता इस पैसे का इस्तेमाल जो यूटिलाइजेशन है सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए करेंगे जिसके लिए आपने इसे रिसीव किया है। आप किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली स्पेकुलेटिव बिजनेस। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च कर सकते हैं, और क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगा ये वो, राइट। तो और आप ये पैसा किसी चीज पे नहीं खर्च कर सकते, तो इसलिए आप डेवलपमेंट के लिए पैसा लैंग्वेज वाला था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के ऊपर अच्छा आरटीपी का प्रश्न है। आप जॉन हैं, आप राइटर हैं, और आपने एक एग्रीमेंट किया एक पब्लिशिंग हाउस के साथ, जिस एग्रीमेंट में कई क्लॉजेस हैं कि किस टाइम लिमिट में आप मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि आपका हैंड रिटन स्टफ है जो आप देते हैं बुक वगैरह पब्लिश होने से पहले, कि आपने वो देना है इस टाइम में, और आपको रॉयल्टी मिलेगी 10% जो अमाउंट पब्लिशर ने रिसीव किया है, और रिकवरी ऑफ रॉयल्टी अमाउंट इन केस ऑफ सेल, रिटर्न, रिवीजन इन द मटेरियल एटसेट्रा। तो ये सब भी लिखा गया है कि अगर सेल रिटर्न हो जाती है तो रॉयल्टी वगैरह आपकी कट जाएगी। एग्रीमेंट में ये भी बताया गया कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे आर्बिट्रेशन में आप ले जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का क्या है, आर्बिट्रेशन में ले जाना सिर्फ पावर किसकी रहेगी, कहा पब्लिशर की, तो दैट मीन्स आपकी पावर तो है ही नहीं एज मिस्टर जॉन द राइटर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन का पॉइंट है। कहता 17-18 में आपको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन 18-19 में क्योंकि सिलेबस बदल जाता है तो आपने जो सेकेंड मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखी है तो इतनी कमाई नहीं हो पाई क्योंकि 18-19 का आपको डाटा दिया गया है कि रॉयल्टी देखिए मिलती है आपको 1,85,000, लेकिन सेल रिटर्न हो गई फर्स्ट एडिशन की, वो माइनस कर दी गई। लेकिन प्रॉब्लम यहां है, देखिए क्या लिखा है, फ्यूचर सेल रिटर्न एक्सपेक्टेड। अरे भाई सेल रिटर्न हुआ नहीं, पहले ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसका भी डिडक्शन कर रहे हो, तो इसलिए वो कहता है मेरे को इस साल तो पैसे बहुत ही कम मिले हैं। तो जॉन ने कहा कि अगर मैं कंपेयर करता हूं रॉयल्टी पिछले बरस के और इसके साल के साथ तो मेरे को बहुत कम पैसा मिला। और उनका आर्गुमेंट ये है कि फ्यूचर जो सेल रिटर्न है भाई साहब, इस चीज का डिडक्शन कर देना ये तो इंसानियत नहीं है। इनका मानना है द रिटेल बुक सेलर कैन नॉट रिटर्न द बुक आफ्टर 3 months, देन व्हाई द पब्लिशर हैज अलाउड एक्सेप्टेड द सेल रिटर्न। इनका ये भी कहना है कि 3 महीने का टाइम होता है सेल रिटर्न के लिए, तो आप उसके बाद में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे तो मेरे को बहुत ज्यादा डिडक्शन लग रही है। प्रश्न ये पूछा गया इन द एब्सेंस ऑफ सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्योंकि आपका एक ही एग्रीमेंट था कि मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखनी है, उसी के अंदर बताया गया था कि भाई सोल डिस्क्रिप्शन रहेगी पब्लिशर की कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकता है। तो कहता क्या ये मैटर आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं, तो हम क्लियरली जानते हैं सेक्शन 7 में कि आपका आर्बिट्रेशन की जो क्लॉज है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हो सकती है, मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, राइट, या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। तीसरा हम ये भी जानते हैं सेक्शन 7 में अगर रेफरेंस दी गई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में किसी और के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि हम उसका फॉलो कर लेंगे तो वो भी आर्बिट्रेशन रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्लॉज है ही, तो आपको सेपरेट आर्बिट्रेशन का जरूरत नहीं है। सेकेंड हिस्सा इसका इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने स्टार भी डाला है। इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये मेंशन किया गया डेट इन केस ऑफ डिस्प्यूट द मैटर मे बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, और वो सिर्फ एंड सिर्फ डिस्क्रिप्शन किसका रहेगा, पब्लिशर का। क्या ये पूछा ये गया है क्या ये जो आपने लिखा है ये क्लॉज क्या ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में परफेक्ट है? प्राइमा फेसी देखें तो परफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ये हमें बड़ी आर्बिट्रेरी नजर आ रही है। तो इसलिए हम जवाब देते हुए यही कहेंगे कि भाई साहब पहली बात तो सेक्शन 7 में ही हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि मेन हिस्सा में जाऊं तो ये है कि ये पब्लिशर की तरफ से क्लॉज हो रही है, तो हमें नजर आ रहा है कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन नहीं है, क्योंकि आपको तो राइट मिला नहीं आर्बिट्रेशन में जाने का, माना आपने साइन जरूर किए हैं, तो ये काफी आर्बिट्रेरी नजर आता है, तो आप ये लिखिए। और दूसरा ये है इफ पब्लिशर डू नॉट वांट टू रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन, मान लीजिए झगड़ा हो गया, देन नो रिकोर्स इज अवेलेबल टू द ऑथर। एज अ ऑथर आप तो आर्बिट्रेशन में जा नहीं सकते, तो आप कहां जाओगे, स्वाभाविक है आप मूव करेंगे सिविल कोर्ट में। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम्स में। तो यहां पे हम इस क्लास के द्वारा सिर्फ इकोनॉमिक लॉज की ही जिक्र कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के लिए अलग से विल बी हैविंग द अदर क्लास।
तो यहाँ पे क्वेश्चन विद आंसर मैंने आपके साथ स्ट्रेट वे शो करके दिया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह भी चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9814212453। So till then, have a good time, good luck, God bless.